ओके, सो अब हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो उसमें हम पहले पढ़ेंगे बोरॉन फैमिली के बारे में, ठीक है। कार्बन फैमिली हम अलग से पढ़ेंगे अगली बार, हम पहले बोरॉन फैमिली देखेंगे अलग से। तो हम यहाँ पे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। बोरॉन फैमिली होती क्या है पहले ये बात करते हैं। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। तो अब इनमें पर बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। तो एटॉमिक रेडियस सबको पता है, नीचे जाता है तो इंक्रीज होता है। एक जगह बस चेंज हो जाता है कि इन दोनों का लगभग सेम होता है, ठीक है। वो इसलिए होता है कि डी ऑर्बिटल्स की वो चीज़ कम होती है कहीं ना कहीं, उनकी जो वो होती है ना शील्डिंग इफेक्ट, डी ऑर्बिटल का कम होता है। तो गैलियम के यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स आने लग जाते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इनका लगभग सेम होता है। तो ये आपका रेडियस की बात होगी। अब बात करते हैं अपन इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की। तो आयनाइजेशन एनर्जी नीचे जाते हैं तो कम होती है, यानी कि ऊपर आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर बता रखा है किधर है, ठीक है। अब यहाँ पे भी 2-3 एनॉमलीज हैं। पहला ये इन दोनों में वापस एनॉमली आ जाती है। ये क्यों होता है, वापस से वही रेडियस वाली बात है। रेडियस अगर सेम है, ठीक है, तो आपका फिर यहाँ पे दूसरे फैक्टर्स रोल प्ले करने लग जाते हैं। इनफैक्ट इसका रेडियस थोड़ा सा छोटा भी होता है एल से, थोड़ा सा हल्का सा, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी में यहाँ पे थोड़ा फर्क आ जाता है और एक यहाँ पे भी फर्क आ जाता है। तो यहाँ पे अपन लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली आप ऐसा कर सकते हो कि एफ ऑर्बिट, देखो जब आपकी जो पीरियोडिक टेबल है ना, इसमें इन एलिमेंट से जस्ट पहले आपके लेंथेनॉइड एलिमेंट्स आते हैं। उनमें क्या है, एफ ऑर्बिटल्स की पुअर शील्डिंग होती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए वो अच्छे से शील्ड नहीं कर पाते हैं। और इलेक्ट्रॉन का जो साइज, और नीचे यहाँ पे देखो थीलियम के बीच में 32 इंक्रीज हो जाता है, मतलब एटॉमिक नंबर यहाँ 32 का इंक्रीज हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन्स तो बहुत सारे बढ़ गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन की वजह से जो शील्डिंग होनी थी वो ज़्यादा नहीं हुई, तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, साइज छोटी हो जाती है, तो आई भी इसका अफेक्ट हो जाता है। तो ऐसी बातें अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे कि इन दोनों में उल्टा ऑर्डर होता है और इन दोनों में उल्टा ऑर्डर होता है, यानी कि इसका ज़्यादा होता है और इसका नीचे वाले का ज़्यादा होता है, ठीक है। ये आई हो गया आपका। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी बोरॉन टू एल्यूमिनियम, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या रहता है, मैंने तुम्हें बताया था। नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपनी कम होती है, ठीक है। कम क्यों होती है? क्योंकि साइज बढ़ता जाता है, जेड इफेक्टिव कम होता जाता है, सॉरी जेड इफेक्टिव सेम रहता है लेकिन रेडियस छोटा होता जाता है, ये रीज़न था। सॉरी रेडियस बढ़ता जाता है, रेडियस बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, सिंपल सी बात है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से यहाँ चाहते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ड्रास्टिक चेंज आता है और उसके बाद ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट हो जाती है, इनफैक्ट हल्की हल्की बढ़ने लग जाती है, ठीक है। उसका कोई ऐसा रीज़न नहीं है, वही सब चीज़ें आएंगी कि आपका ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, ये सब जो भी चीज़ें होती है, बट इससे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी वैल्यू लगभग 2 होती है, यहाँ 1.5 हो जाती है, और फिर 1.6, 1.7 इस तरह से रहता है इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़, ठीक है। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वही हमेशा की तरह नीचे जाएंगे तो इंक्रीज होगा, ठीक है। सॉरी मैंने शायद उल्टा बोल दिया। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है आपका, नीचे जाओगे ना तो तुम्हारा डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि नीचे जाते तो मेटेलिक बिहेवियर कहीं ना कहीं, मतलब नीचे जाएंगे तो आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, आप ऐसे देख सकते हो। इसका रीज़न अपन को ऐसा सच देना चाहें तो ऐसे दे सकते हैं कि साइज़ बड़ा होता जा रहा है थेलियम और इनका, गैलियम से बड़ा इंडियम, इंडियम से बड़ा थेलियम, इस तरह का कुछ साइज़ अगर बड़ा है तो उनके जो इंडिविजुअल एटम्स होंगे ना वो दूर होंगे, तो उनमें अट्रैक्शन थोड़ी कम है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि उनको बॉयल करना, मेल्ट करना ईजी हो जाता है। अब यहाँ पे एक दो अच्छी ऑब्जर्वेशंस देखोगे आप कि गैलियम जो है ना, गैलियम जो है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है लगभग 300 केल्विन, 303 केल्विन। इसका एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट क्या है मैं तुम्हें देख के बताता हूँ मेरे नोट्स में से। बॉइलिंग पॉइंट क्या है भाई इसका, 2740 केल्विन, सॉरी 2676 केल्विन, ठीक है। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट, अब ये याद नहीं करना है, मैंने भी याद नहीं कर रखा था, मैंने भी देख के बताया। तो ये रूम टेम्परेचर होता है लगभग, तो यानी कि रूम टेम्परेचर पे आपका गैलियम जो है वो लिक्विड है और ये बॉयल लेकिन बहुत बड़े टेम्परेचर पे होता है। तो इससे क्या है, थर्मोमीटर वगैरह कभी कभी बन जाता है, क्योंकि इससे क्या है कि लोअर टेम्परेचर पे लिक्विड है। तो मतलब हाई टेम्परेचर अगर तुमको मेजर करें तो गैलियम के थर्मोमीटर बनते हैं। ये एक इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हो। और इवन ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का एकदम फिक्स्ड ऑर्डर है, ठीक है। यहाँ पे 300 के फिर वापस यहाँ 400 हो जाता है, तो इस तरह से थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, बट कुल मिलाकर अपन कह सकते हैं कि यार नीचे जाएंगे तो ओवरऑल देखा जाए तो कम होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, आप ऐसे ट्रेंड नहीं कह सकते इस चीज़ को, लेकिन जैसे बोरॉन का काफ़ी हाई रहता है, फिर इनका थोड़ा कम, फिर इसका और कम, यहाँ पे थोड़ा बढ़ता भी है, बट ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का भी लगभग सेम रहता है जो भी है, मतलब कोई ऐसा खास ट्रेंड नहीं है इनका। मैं नहीं कहूँगा, ये इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हो कि गैलियम रूम टेम्परेचर पे ऑलमोस्ट मेल्ट होता है। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपका जो होता है यूजुअली +3 रहता है, ठीक है। एल्यूमिनियम +3 बनाता है, गैलियम +3 बनाता है। हालांकि
आपके इंडियम और थीलियम जो होते हैं ना, ये +1 बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा रखते हैं, उसमें थीलियम की ज़्यादा रहेगी टेंडेंसी कि वो +1 बनाए। ऐसा होता है आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। इसमें क्या होता है कि आपके आउटर मोस्ट शेल जो है ना, वो जैसे NH2NP, यहाँ जैसे यहाँ पे NH2NP1 जैसे रहता है आपका, तो यहाँ पे अभी तक आपके यहाँ तक क्या है कि बॉन्डिंग के अंदर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे थे वैलेंस शेल के। अब यहाँ पे क्या होता है कि एस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं बॉन्डिंग में, क्योंकि ये न्यूक्लियस की तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है पुअर शील्डिंग की वजह से। क्योंकि देखो एफ ऑर्बिटल अच्छे से शील्ड नहीं करे तो न्यूक्लियस तो इनको अट्रैक्ट कर लेगा। अब ये तो बच जाते हैं, ये भाग जाते हैं, तो इनका यूजुअली केवल एक इलेक्ट्रॉन बचता है, तो ये +1 टेंडेंसी शो करते हैं केवल ऑक्सीडेशन स्टेट की, ठीक है। ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। तो ये एक बात हुई। यूजुअली बोरॉन के कंपाउंड्स कोवेलेंट होते हैं। क्यों होते हैं? कि इसका साइज बहुत स्मॉल होता है, तो पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये स्टेबल बॉन्ड्स बना सकता है, ऐसा अपन समझ सकते हैं इस चीज़ से, ठीक है। मतलब बेसिकली पोलराइजिंग पावर इतना ज़्यादा हो गया, छोटा चार्ज है, चार्ज भी +3 है और इसका साइज भी बहुत छोटा है, तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा शो करता है। इतना हो जाता है कि इसको अपन आयनिक ही नहीं मानते, ये कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है, ठीक है, आयनिक की बात ही नहीं आती है। Al2O3 के अंदर कई तरह के बॉन्ड्स बनते हैं। इसके अंदर कोई कोई कंपाउंड आयोनिक बनता है, कोई कोई कोवेलेंट बनता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है किस तरह की स्पीशीज़ है, क्योंकि इसमें बीच का मामला हो जाता है थोड़ा। बाकी ये नीचे वाले मोस्टली मेटालिक रहते हैं। तो ये हो गई ऑक्सीडेशन नंबर की बात, ठीक है। तो हमने काफ़ी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी, रेडियस का देखा हमने, नीचे जाते तो मोर और लेस आपका बढ़ता है, एक जगह केवल चेंज होता है, एल्यूमिनियम और गैलियम का ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, इनफैक्ट थोड़ा सा उल्टा भी हो जाता है ऑर्डर। आई में मैंने आपको बताया सब जगह सेम है, एल्यूमिनियम गैलियम में बस ऑर्डर चेंज होता है, और इंडियम और थीलियम में ऑर्डर चेंज होता है लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। बाकी आपका आयनिक एनर्जी नीचे जाते तो कम होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट फर्स्ट से सेकंड में कम होता है, फिर ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में कोई खास ट्रेंड है नहीं, ये इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हो। 300 केल्विन पे ये होता है, और ये इतना, अब ये याद नहीं रखना है, ठीक है, ये भूल जाओ, मैं ये फालतू चीज़ें है, ठीक है। केवल ये याद रख सकते हो कि रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या याद रखना है? इनर्ट पेयर इफेक्ट, कि ये यूजुअली +1 स्टेट शो करते हैं, ये यूजुअली +3 शो करते हैं। बोरॉन यूजुअली कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, और Al3+ में कुछ मतलब, और नीचे वाले मोस्टली आपके आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। Al के कुछ कंपाउंड्स कोवेलेंट होते हैं, कुछ कंपाउंड्स आयोनिक होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। अब अपन केमिकल रिएक्शंस वगैरह देखेंगे फटाफट से। ओके, तो अब हम इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब इनमें कुछ चीज़ें जो है उनमें काफ़ी कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स हैं अच्छे, ठीक है, जिनसे हम नई नई चीज़ें सीख सकते हैं, तो उनके बारे में तुम्हें बताता हूँ। बाकी चीज़ों के बारे में मैं तुम्हें बताऊँगा कहाँ से आप इनको लर्न कर सकते हो, पूरी तरह से प्योर लर्न करने वाली चीज़ें। कुछ चीज़ें इसमें कॉन्सेप्चुअल है, बहुत अच्छी, वो सुनेंगे हम, जैसे H3BO3 बहुत अच्छी चीज़ है, हैलाइड्स के अंदर बढ़िया बढ़िया चीज़ें दिखते हैं, ऑक्साइड्स के अंदर बढ़िया चीज़ें मिलेंगी, तो देखते हैं। तो पहली बात अपन बात करें एयर के साथ रिएक्शन। तो एयर के साथ अगर आपका एलिमेंट कोई भी ई है, अब इसमें ई आपका इस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हो गया, वो ए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है आपका E2O3, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई बहुत खतरनाक कुछ है नहीं इसमें। अब यहाँ पे ई आपका एल्यूमिनियम हो सकता है, बोरोन हो सकता है, गैलियम हो सकता है। अब इंडियम थीलियम वगैरह पे जाते हैं तो पहली बात कोई जाएगा नहीं, जाएंगे तो भी आप Tl2O बना दो, क्योंकि वहाँ पे आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये सब हरकतें अपन कर सकते हैं, ठीक है, कोई बहुत खतरनाक चीज़ें नहीं है। फिर अगर अपन आते हैं नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करने पर आपका En बनता है, सॉरी N2, क्योंकि इसका भी 3 है, इसका भी 3 है। अगर आपके पास थीलियम या इंडियम है तो उसका वैसे वापस से कोई नहीं पूछने वाला, फिर भी अगर पूछ ले तो आप लिख के आ सकते हो कि ऐसा। वो बनेगा नहीं बनेगा वो डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा होगी थीलियम के नाइट्राइड वगैरह में। तो ये हो गया आपका एयर के साथ रिएक्शन, ठीक है, ये हो गया आपका कवर। अब यहाँ पे वाटर के साथ भी मैं रिएक्शन थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो अगर आप जैसे इसका ऑक्साइड लेके वाटर में डिजोल्व करते हो, तो इसमें जैसे अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे अपन बोरॉन की बात करें ना, B2O3 वगैरह, इसके अंदर अपन ना और भी चीज़ें बनती है, H3BO3 नाम करके कंपाउंड बनता है, जिसके बारे में बाद में देखेंगे। तो इस तरह की हरकतें होती रहती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स की। तो अगर आपके पास जैसे B2O3 ऑक्साइड्स है, Al2O3 है, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं यहाँ पे, B2O3 है, Al2O3 है, गैलियम 2O3 है, In2O और Tl2O, ठीक है। जो भी ऑक्साइड है जो मैं +3 जिस भी स्टेट में बनाना है, चलो भाई O3 भी ले लो। और हाँ, इसमें ऐसा नहीं होता है कि Tl2O3 एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट सब चीज़ करती है, बस कम करती है, ज़्यादा स्टेबल Tl2O होता है, ठीक है। तो जो भी है, तुम्हें जैसा भी लेना है, जो भी है, यहाँ पे ये चीज़ में कुछ भी चलोगे चलेगा। तो अगर हम इसकी एसिडिक, अब हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करेंगे, ये होता है आपका भाई एसिडिक, ये होते हैं दोनों आपके एम्फोटेरिक, ठीक है, एम्फोटेरिक, और ये दोनों होते हैं आपके बेसिक। क्यों होते हैं बेसिक? क्योंकि देखो ये जो ग्रुप है ना, इसके अंदर नीचे नीचे जैसे जाते हो तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें समझनी है। ये होता है आपका नॉन मेटल, ये होते हैं आपके सेमी मेटल टाइप्स, और ये होते हैं आपके दोनों मेटल्स प्योर, ठीक है।
प्योर मेटल का मतलब मेटलिक बिहेवियर ज़्यादा शो करते हैं। तो आपको पता है कि आप मेटेलिक बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है, नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। और ये नॉन मेटल कैसे पता चला, क्योंकि इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं यूजुअली, तो इसमें एसिडिक बिहेवियर आ जाता है। अब ये कैसे आता है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। ये आपके एम्फोटेरिक होते हैं, ये वाटर के साथ भी ये एसिडिक बिहेवियर भी शो कर सकते हैं, बेसिक रिएक्शन भी शो कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एल आपका इसमें OH माइनस भी रिलीज हो सकता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के थ्रू, और एसिड भी और H भी रिलीज हो सकता है। कैसे होगा मैं बता भी देता हूँ। तो जैसे अगर आपने इसको पानी में डिजोल्व किया तो एक इसमें बना सकते हैं अपन क्या, H प्लस AlOH होल 4 माइनस, इस तरह की कोई स्पीशीज़ फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर अपन को इसमें ऐसा बनाना है कि अपन को बेस बनाना है तो अपना वही नॉर्मल OH माइनस बना दो और यहाँ पे अपन Al3 प्लस कर दो, ठीक है। इस तरह की हरकतें अपन कर सकते हैं। एग्जाम्पल बताता कैसे होता है ये, और इनमें आप वापस से वैसे ही देख सकते हो जो भी आपको सही लगे, ठीक है। तो दोनों चीज़ें मैंने बता दी आपको। अगर अपन हाइड्रोक्साइड की बात करें उसमें भी ऐसे ही कुछ होता है। H3BO3 जो होता है वो होता है आपका एसिडिक, फिर आप एल्यूमिनियम के साथ हाइड्रेट बनाओ वो होता है आपके एम्फोटेरिक हो जाते हैं। फिर नीचे जाओगे आप, जैसे देखो ना BOH होल थ्राइज है, ये एसिडिक होता है, AlOH होल थ्राइज है, इनमें भी एसिडिक बिहेवियर नीचे जाओगे तो कम होता जाता है, ठीक है। एकदम ट्रांजिशन होते थे, कम होता जाता है, बहुत कम हो जाता है, लास्ट में जाता है, तो लास्ट में तो बेसिक बन जाते हैं। ये एसिडिक होता है, लास्ट में जाता है बेसिक हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हुई अपने एसिड बेस कैरेक्टर के बारे में। और क्या चीज़ बता सकते हैं हम तुमको इसके अंदर। हाँ, अब ये एसिडिक बिहेवियर कैसे शो करता है वो भी बता देता हूँ मैं तुम्हें। ये होता है लुईस बेस, ठीक है। ये जैसे एसिड लुईस एसिड बेस की तरह काम करते हैं, कैसे बताता हूँ मैं, B2O3 जैसे, ठीक है। तो अपन इसमें इसका अगर हम वाटर में हाइड्रोलिसिस करते हैं ना तो ये H3BO3 नाम करके कंपाउंड बनता है, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट बात करूँगा थोड़ी देर में। तो H3BO3 जैसे जो है ना, इसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आप एक तरह से मान सकते हो कि ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे खाली ऑर्बिटल रहते हैं, ठीक है। खाली ऑर्बिटल मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार फटाफट से। हाँ, खाली ऑर्बिटल है यहाँ पे। तो इस ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, और आपका जो बोरोन होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, तो वो चाहता है बस कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो यहाँ पे जैसे कोई लोन पेयर वाली कोई चीज़ आई, कोई भी स्पीशीज़ है, इसने यहाँ पे अटैक किया तो यहाँ पे ये जाके बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। तो इसको भी एक एसिडिक बिहेवियर शो करना कहते हैं। इसको कहा जाता है लुईस एसिड, ठीक है, जिसमें आपके पास लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर आप लोन पेयर डोनेट कर रहे हो तो वो होता है लुईस बेस। तो ये लुईस बेस है, जैसे नाइट्रोजन की स्पीशीज लुईस बेस होती है, इस तरह से, ठीक है, LEWIS। ये आपका वो जीन्स वाला लेवाइज नहीं है, ये लुईस है। तो ये हो गया आपका किस तरह से ये बेसिक बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। और अगर आप एसिडिक बिहेवियर, अगर आप उनकी बात करो ना, ये TLO वगैरह, ये तो आपके नॉर्मल वाले एसिड ही हैं, ये पानी में डिजोल्व होकर H+ नॉर्मल तरीके से रिलीज करते हैं। हेलाइड्स की बात करें तो वही BCl3, AlCl3। अब इनके अंदर कई सारे अच्छे अच्छे फिनोमेना मिलते हैं, जैसे Al जो है वो सॉलिड स्टेट वगैरह में इस तरह की कुछ रिएक्शंस शो कर देता है। जैसे तो यहाँ पे जैसे इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, ये दो मॉलिक्यूल एक साथ पॉलीमराइज कर जाते हैं। पॉलीमराइज मतलब डाइमराइज जो भी है, क्योंकि यहाँ पे देखो MTP ऑर्बिटल होते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज बैठी हुई है और Cl के पास दुनिया भर के यहाँ पे लोन पेयर पड़े हुए हैं। तो उसने बोला भाई यार तो जी ले अपनी ज़िंदगी, एक लोन पेयर में ले ले, और यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाती है। तो ये एक तरह का डेटिव बॉन्ड टाइप कुछ बन जाता है, तो ये पॉलीमराइज टाइप हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, NCERT में बहुत जैसे एक्सप्लेन भी कर रखा है ये सब। BaCl3 के अंदर भी होती हैं इस तरह की कुछ चीज़ें, बट अब ठीक है, अब सब चीज़ें तो कवर नहीं कर सकते, इनफाइनाइट है। बोरोन के ऊपर ही पूरी की पूरी बुक्स हैं। मतलब मैं 11th में था, तो JDD नाम करके बुक आती है, तो तुम में से जो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं ऑर्गेनिक में या ओलंपियाड करना चाहते हैं वो लोग ये बुक पढ़ सकते हैं। वो बुक इतनी मोटी है, उसके अंदर बोरोन पे एक चैप्टर है, एल्यूमिनियम पे एक चैप्टर है, इस तरह से, ठीक है। तो बोरोन पे पूरा चैप्टर लिख रखा है, तो उसमें है ना कम से कम 50-60-100 पेज बोरोन की बात की गई है केवल, ठीक है। तो ऐसे उसमें इतना भी अंदर घुस सकते हो, कोई सिलेबस नहीं होता, ठीक है। तो अपन यहाँ पे इतना नहीं सोचेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको देख के अपन NCERT रीड करेंगे, उसके बेस पे भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। ये हो गया आपका ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, ये हो गया आपका हैलाइड। H3BO3, हाँ भाई H3BO3 बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, काफ़ी लोग के क्वेश्चन रहते हैं इस पर। मैंने तुम्हें जैसे बताया था कि इसमें एसिडिक बिहेवियर शो होता है। अब इसको आप वाटर में डिजोल्व करते हो ना, तो इसमें H+ रिलीज एज सच नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बनता है ये वाला, ऐसे H+ रिलीज होता है इसमें, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद। तो आपको मैंने बोला था BOH जो है ये होती है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज़। ये देखो यहाँ पे बैठा हुआ है ये, तो यहाँ पे एक OH H2O आता है
और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ अटैक करके बॉन्ड फॉर्म कर लेता है और ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और यहाँ पे H+ आप तुम्हारा बच जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये इस तरह से बेसिक बिहेवियर एसिडिक बिहेवियर शो करता है, ठीक है। तो एक लुईस एसिड है, ये एक आपका नॉर्मल वाला एसिड नहीं है। नॉर्मल एसिड में आर्यन एसिड जिनमें H+ वगैरह रिलीज होते हैं ना, वो आपके नॉर्मल एसिड मैं कहता हूँ उनको, और ये लुईस एसिड है। तो ये एसिड की कहानी ये होती है, ठीक है। तो ये तो थी काफ़ी सारी कॉन्सेप्चुअल बातें जिनमें आपको चीज़ें पता चली, जैसे मैंने आपको बताया कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड वगैरह क्या होते हैं, एम्फोटेरिक रिएक्शंस कैसे होती हैं, हेलाइट फॉर्मेशन कैसे होती है, उसके अंदर बैक बॉन्डिंग वगैरह मैंने आपको पहले डिस्कस की थी, जैसे केमिकल बॉन्डिंग में। फिर अपन किस तरह से लुईस एसिड बेस बिहेवियर पहचान सकते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें होती हैं। अब यहाँ पे आती हैं बहुत सारी रिएक्शंस, ठीक है। तो ये आपको पढ़नी है NCERT बुक से, ठीक है। मैंने आपको मेन बता देता हूँ। तो एक बोरैक्स नाम करके कंपाउंड होता है, वो आपको पढ़ना है अच्छे से। डाइबोरेन नाम का कंपाउंड होता है, एक होता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। और इसकी हर चीज़ रिएक्शंस दे रखी होती हैं कि यार इस चीज़ में मिलाने पर क्या होता है, इस चीज़ में मिलाने पर क्या होता है, ठीक है। वैसे ही एल्यूमिनियम की भी और भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं, ठीक है। AlOH बोलते हैं, इसकी रिएक्शंस हो गई, और काफ़ी सारे कंपाउंड्स वगैरह भी बता रखे थे, एलम्स हैं, AlCl3 हैं, इन सब चीज़ों की फॉर्मेशन वगैरह सब डिस्कस कर रखा है। बोरॉन इटसेल्फ की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, एल्यूमिनियम इटसेल्फ की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, बहुत सारी बातें हैं। तो ये आप NCERT से प्लीज़ पढ़िए, ठीक है। ये चीज़ें मैं वापस से कह रहा हूँ कि इसको मैं करने के 2 रीज़न्स हैं, ठीक है, जस्ट टू बी ट्रांसपेरेंट विथ यू। तो पहला रीज़न ये कि अगर तुम, ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि अगर तुम जाके खोलोगे और NCERT में पढ़ोगे तो तुम्हें खुद ज़्यादा अच्छा याद होगा। क्यों? क्योंकि तुम NCERT इस बहाने खोलोगे, वरना पता है बच्चे पूरी 11th में NCERT खोलते ही नहीं, और ये सबसे बड़ी गलती होती है जी प्रिपरेशन में। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके कहीं भी देख लो, मैं सबसे ज़्यादा यही बोलता हूँ, NCERT इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती है, स्पेशली केमिस्ट्री में। स्पेशली क्या, केमिस्ट्री के अंदर ही होता है मेनली है। तो जाके एक बार पढ़ो। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि मैं अगर यहाँ पे बता भी दूंगा ना, उसमें क्या होगा, मैं वही की वही चीज़ें ला के बोलूँगा, ठीक है। वही की वही चीज़ यहाँ पे छाप के तो मैं बोलूँगा कि भाई ऐसा ऐसा होता है, और कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसमें बताने कॉन्सेप्चुअल कुछ चीज़ है ही नहीं। कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें सब मैंने यहाँ पे आपको बताई अच्छे से, क्योंकि उन चीज़ों में बच्चे स्ट्रगल करते हैं। यहाँ पे पता है बच्चे गलत करके आते हैं, इसलिए करके आते हैं क्योंकि उन्होंने लर्निंग में एफर्ट नहीं लगाया, ठीक है। और लर्निंग में एफर्ट बच्चे इसलिए भी नहीं लगाते कि कई बार क्या टीचर लोग ही उनको हर चीज़ बताने लग जाते हैं, वो खुद अपनी तरफ से फिर खोल के याद करने की चीज़ कोशिश ही नहीं करती, क्योंकि उनको लगता है कि यार टीचर ने बता दिया, हो गया हमारा। तो आप जाएंगे, अभी इनको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। मैंने आपको बता भी दिया क्या क्या रिएक्शंस देखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बोरैक्स है, डाइबोरेन है, ये सब चीज़ों में आपको ध्यान देना है अच्छे से। अब इनके अंदर कुछ चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, डाइबोरेन है जैसे, ठीक है, या B2H6 है जैसे, उसका तो हमने देख भी लिया बनाना बॉन्ड कैसे बनता है। AlCl3 के केस में भी हमने बॉन्डिंग देख ली थोड़ी बहुत, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लीज़ पढ़ना, वीडियो बंद करके कार्बन फैमिली में कोई नहीं जाएगा, NCERT से पढ़ो, याद मत करो चलेगा, एटलीस्ट रीड करो इनके बारे में, बोरैक्स, डाइबोरेन, AlCl3, और भी काफ़ी अच्छी अच्छी रिएक्शंस दी है, ज़्यादा 3-4-5 पेज है ये, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे। और ये इस वीडियो के अंदर जो मैंने बताया ना, ये सब कैसे, ये सब पता होना चाहिए, क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट इससे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं, उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट, ओके। इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट, और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक।